नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ई 204 का एक टॉपिक। ये जो टॉपिक लेंगे हम लेंगे यूनिट नंबर 5 से और टॉपिक का नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। यानी आज हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्रिज है वो सबसे पहले काफ़ी बार क्वेश्चंस ऐसे ऑब्जेक्टिव में आते हैं और इस यूनिट से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के ब्रिजेस हैं और अलग अलग टाइप के ब्रिजेस अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को मेज़र करते हैं। कोई इंडक्टेंस को मेज़र करता है, कोई कैपेसिटेंस को मेज़र करता है। कुछ ब्रिज ऐसे जो हमने पहले रेजिस्टेंस यूनिट्स में इसमें पढ़े थे वो रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहे थे और कुछ फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेंगे। तो कुछ ऐसे ये अलग अलग टाइप के ब्रिजेज हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ब्रिज क्या चीज़ मेज़र करता है, कौन सा पैरामीटर को मेज़र करता है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये ब्रिज क्या मेज़र करता है? ये ब्रिज क्या मेज़र करता है? इंडक्टेंस को मेज़र करता है। मैक्सवेल इंडक्टेंस नाम से ही पता चलता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस नाम लिख रखा है। तो ये क्या मेज़र करता है? इंडक्टेंस को मेज़र करता है। ठीक है, ये इंडक्टेंस को मेज़र करता है। इसके अंदर देखो, ब्रिज के अंदर क्या होता है? ब्रिज के अंदर एक अननोन, यहाँ Z1 की जगह हम क्या कनेक्ट करेंगे? उस अननोन इंडक्टेंस को कनेक्ट करेंगे या इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू को हमको क्या करना है? निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? अननोन। अब हम जो इंडक्टर ले रहे हैं वो प्योर इंडक्टर तो है नहीं, क्योंकि वो प्योर इंडक्टर नहीं है, इसलिए उसके साथ में क्या होगा? इंडक्टेंस के साथ में क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा। इसलिए मैंने इसको पूरे को एक इंडक्टर प्लस रजिस्टर से शो करा है, L1 और R1 से। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? Z1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम R3 ब्रांच में, यहाँ Z3 वाली ब्रांच में हम क्या कनेक्ट करेंगे? एक प्योर रेजिस्टेंस डालेंगे। मतलब यहाँ पे ये नॉन इंडक्टिव रजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टिव नेचर नहीं है, ये केवल इसका रजिस्टिव नेचर है। और Z4 की जगह हम क्या डालेंगे? फिर से एक नॉन इंडक्टिव रजिस्टर R4 डालेंगे। ठीक है, और Z2 के जगह हम क्या डालेंगे? एक वापस से स्टैंडर्ड नॉन वेरिएबल इंडक्टर डालेंगे। इस इंडक्टर का भी ये क्या है? ये भी इंडक्टर प्योर इंडक्टर नहीं है, इसलिए इसके साथ में भी इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें यहाँ एक इंडक्टर L2 और R2 दो एक इंडक्टर है वेरिएबल और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 डाला हुआ है। R3 और R4 की वैल्यू को भी वेरी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में ये वेरिएबल इंडक्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनके वैल्यू को हम वेरी करते हुए और इनके साथ में कंपेयर करके ही हम R1 और L1 जो कि अननोन है इनकी वैल्यूज़ को हम निकालेंगे। ठीक है, तो और A और C के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया? एक AC सोर्स सप्लाई का कनेक्ट कर दिया E, और B और D पॉइंट के बीच में हमने एक डिटेक्टर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब ब्रिज क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा, तो इस डिटेक्टर में से कितनी करंट फ्लो होगी? जीरो करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ इस डिटेक्टर में जीरो करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब हम आपको फिर से बता देते हैं कि Z1 किस किस का कॉम्बिनेशन है? एक R1 और एक L1 का। तो Z1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Z क्या होता है? R प्लस जे एक्स है। Z क्या होता है? R प्लस जे एक्स होता है। नॉर्मली ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है। तो R, अब यहाँ पे Z1 ले रहे हैं तो R क्या है यहाँ पे? R1 और Z X क्या है? X1। और हमको पता है X क्या होता है? X क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। X इज इक्वल टू होता है X इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। X क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। तो हमने X की जगह क्या रख दिया? ओमेगा इंटू एल, और L की यहाँ पे क्या है? L1, तो L1 रख दिया। तो X को आप हमेशा क्या लिखोगे? X इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। ठीक है, वहीं इसी तरीके से हमने क्या कर दिया? Z2 को लिख दिया। Z2 क्या? R2 प्लस जे X2, और X2 की जगह हमने क्या रख दिया? ओमेगा इंटू L2। X1 की जगह क्या रख दिया? ओमेगा इंटू L1। ठीक है, L1। तो यहाँ से ये हो गया। Z3 क्या है? देखो इस डायग्राम में देख सकते हैं, Z3 क्या है? एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई इंडक्टर नहीं है। तो Z3 इज इक्वल टू सिंपली Z3 किसके इक्वल हो गया? R3, और Z4 क्या हो गया? सिंपली R4, क्योंकि यहाँ पे देखो Z4 भी क्या है? इसमें भी कोई इंडक्टर नहीं है, ये केवल क्या है? एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से Z1, Z2, Z3 और Z4 की वैल्यू मिल गई। और हमने इससे पहले ब्रिज बैलेंस की कंडीशन देख ली थी, और मैंने आपको पहले ही बताया था हम एंगल वाला एनालिसिस यहाँ
यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के अंदर हमने देखा था ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या थी, ये थी Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। तो अब Z1 की वैल्यू ये रख देंगे इंटू Z4 इंटू ये लिख दिया, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद में हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब R4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 इंटू R4। इसी तरीके से इधर R3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको हमेशा क्या करना है, जैसे ही ये फाइनली आपको सॉल्व करके इक्वेशन मिल जाती है तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसमें जे का फॉर्म नहीं होगा, जे आयोटा, ये क्या है, जे जो इमेजिनरी को शो करता है। तो जो जिसमें जे नहीं होगा उनके रियल पार्ट को लेफ्ट और राइट वाले को दोनों को इक्वल रख देंगे, और जो इमेजिनरी है उनके भी लेफ्ट और राइट को हम इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट देखे इस वाले के अंदर कोई जे टर्म नहीं है तो ये रख दिया हमने इस साइड R1 R4, और ये क्या हो गया, इक्वल टू का साइन आ गया। इस साइड देखो, दूसरी साइड में क्या है, रियल पार्ट, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है यानी जे टर्म नहीं है, तो ये रख दिया R2 R3। तो ये पूरी एक रियल पार्ट की इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से इमेजिनरी की बनाएंगे तो इस साइड में देखो ये क्या है, प्लस साइन लगा हुआ बीच में, तो ये क्या होगा, प्लस का J ओमेगा L1 इंटू R4, तो ये रख दिया। और इमेजिनरी में इस साइड में क्या है, J ओमेगा L2 इंटू R3, तो ये हमने रख दिया। अब J ओमेगा से J ओमेगा दोनों साइड से कट गया तो इधर क्या बच गया, L1 R4 इज इक्वल टू L2 R3। यहाँ से हमको क्या, जो चीज़ अननोन है उसी की वैल्यू निकालनी है। तो अननोन यहाँ पे क्या है, R1 है, तो R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R4 को नीचे भेज दिया, तो यहाँ से ये हो गया R1 की वैल्यू। ठीक है, इधर हमको क्या अननोन है L1, तो L1 की वैल्यू निकालनी है, तो R4 को नीचे भेज दो, तो ये क्या हो गई, L1 की वैल्यू। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज से R1 की वैल्यू ये निकली है और L1 की वैल्यू ये निकली है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मैक्सवेल ब्रिज से R1 की वैल्यू क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला आपको, इनके फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। तो R1 की फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, और L1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर फेजर यहाँ तक का तो आपको करना कंपल्सरी है। ठीक है, अब हम इसके आगे इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये जो ब्रिज है इसी को मैं वापस से आपको बना के नेक्स्ट में वापस से इसी ब्रिज को नेक्स्ट में मैं वापस बना के बताती हूँ। इस ब्रिज को अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो इस तरीके से, यहाँ ए था हमने वही रखा है, ए और बी के बीच में Z1 कनेक्ट था वो हमने रखा है, और बी और सी के बीच में क्या है, Z3 था वो हमने कनेक्ट कर रखा है, और ए और डी के बीच में क्या था, Z2 वो कनेक्ट कर दिया, D और C के बीच में Z4 तो वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में। ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तो ID की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ID 0 का होने का मतलब क्या होता है कि ब्रिज यहाँ से ये क्या है, ब्रांच ओपन हो गई। तो मैंने आपको यहाँ से दिखाया है कि ये ओपन बताया है, यहाँ से देखो कनेक्शन नहीं है, तो ओपन नहीं है इसका मतलब। और हमने मान लिया A से B के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है हमने E1 मान लिया, और A से D के बीच में हमने E2 मान लिया, और वहीं उसी तरीके से D से C के बीच में हमने वोल्टेज ड्रॉप E4 मान लिया, और B से C के बीच में E3 मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2, और E2 और दूसरा क्या होगा, E1 इज इक्वल टू E2, और दूसरा क्या होगा, E3 इज इक्वल टू E4। देखो यहाँ पे गलती से E2 लिख दिया मैंने, ये क्या होगा, E3 इज इक्वल टू क्या होगा, E4। E1 इज इक्वल टू E2, और E1 इज इक्वल टू E2, E3 इज इक्वल टू E4, तो ये हो गए। ठीक है, साथ में देखो जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है तो पूरी की पूरी I1 किधर जा रही है, इधर, यानी I1 इज इक्वल टू I3, और I2 पूरी की पूरी क्या जाएगी इधर, तो I2 इज इक्वल टू I4। ठीक है, फिर देखो आप पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट पे ये होल वोल्टेज क्या है, E, और पैरेलल में देखो ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट A और पॉइंट C पर क्या है, ये पूरी ब्रांच पैरेलल में, और इधर ये पूरी ब्रांच क्या है, पैरेलल में। यानी इसका टोटल वोल्टेज क्या है, इधर E2 है और इधर E4 है, तो ये टोटल वोल्टेज क्या हो गया, E2 प्लस
E4। टोटल वोल्टेज क्या हो गया इस पूरा का E2 प्लस E4। इधर देखो यहाँ पे क्या वोल्टेज है ए से लेकर के सी तक में, यहाँ पे क्या है E1 और यहाँ पे क्या है E3, तो E1 प्लस E3 क्या हो जाएगा E4। और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम, तो यानी ये पूरा वोल्टेज इज इक्वल टू ये पूरा वोल्टेज इज इक्वल टू ये पूरा वोल्टेज। यानी यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिल गई, क्या इक्वेशन मिल गई, तो E इज इक्वल टू E2 प्लस E4 इज इक्वल टू E1 प्लस E3। ठीक है, E1 क्या है, E1 का वोल्टेज ड्रॉप है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है करंट इनटू इम्पीडेंस, तो करंट इनटू आई, तो E1 क्या हो गया I1 इनटू Z1, और Z1 क्या है R1। ये देखो अपन ने ऊपर लिख रखा है Z1 क्या है, ऊपर यहाँ पे ये मैंने बता दिया Z1 इक्वल टू क्या R1 प्लस जे L1 जे ओमेगा L1, और Z2 क्या है R2 प्लस Z2 क्या है R2 प्लस जे X2, और Z3 क्या है R3, और Z4 क्या है R4। तो इसी के हिसाब से मैंने ये वापस से इक्वेशंस यहाँ पे लिखी है। देखो I1 E1 क्या है I1 इंटू R1 प्लस जे ओमेगा L1, और E2 क्या है I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू जे ओमेगा L2, और E3 क्या है E3 के Z3 क्या था केवल R3 था, और Z4 क्या था केवल R4, तो ये क्या हो गया E4 इज इक्वल टू I4 इंटू Z4, और E3 इक्वल टू I3 इंटू Z3। ठीक है, अब इसके लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ पे हम फेजर डायग्राम बनाने के लिए करंट को क्या ले रहे हैं रेफरेंस ले रहे हैं, करंट को क्या ले रहे हैं हम रेफरेंस ले रहे हैं, यानी हम करंट को क्या I1 को क्या ले रहे हैं रेफरेंस। ये हमने एक रेफरेंस ये रेफरेंस हमने बना दिया। ये देखो ये पूरा एक होल लाइन बना दिया, इसको मैं फिर से बनाते हुए भी बताती हूँ आपको। ये हमने क्या मान लिया पूरा रेफरेंस, और ये क्या मान लिया हमने I1। ठीक है, और हमें पता है ब्रिज बैलेंस की कंडीशन से I1 इज इक्वल टू क्या है I3, I1 इज इक्वल टू क्या है I3। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये पता चल गया I1 इज इक्वल टू क्या है I3। और देखो अब I1 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है वोल्टेज और करंट क्या रहते हैं सेम फेज में, यानी I1 इधर अगर ये I1 है तो I1 इंटू R1 भी क्या होगा सेम फेज में होगा I1 इंटू R1। ठीक है, I1 इंटू R1, यहाँ से अपन ने इतना सा ये बना दिया, इस इक्वेशन को हम फेजर में शो करें तो ये हो गया I1 इंटू R1। ठीक है, फिर क्या है I1 इंटू जे ओमेगा L1, यानी ये क्या है इंडक्टर, और इंडक्टर के केस में अभी हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को अलग अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है प्योर इंडक्टर के केस में जो हम क्या करते हैं फेजर बनाते हैं I1 R1 से क्या करते हैं हम 90 डिग्री पे बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री पे बना दिया। ये क्या हो गया जे ओमेगा L1 इंटू I1 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम किसके बराबर है I1 के, तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, ये क्या हो गया हमारा E1। ठीक, अब हमको पता है E1 इज इक्वल टू क्या है E2, यानी यहाँ पे ही क्या होगा E1 इज इक्वल टू E2 है, तो ये E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। जब E1 इज इक्वल टू E2 है तो हमको पता है यहाँ से E1 इज इक्वल टू E2 है, तो यहाँ से क्या होगा अगर E1 इज इक्वल टू E2 है तो जहाँ पे I1 R1 होगा वहीं पे ही क्या हो जाएगा I2 R2 होगा। क्यों, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2 है, और जहाँ पे जे ओमेगा L1 I1 है वहीं पे क्या हो जाएगा जे ओमेगा L2 I2 हो जाएगा। तो यहाँ से E1 इज इक्वल टू E2 आ गया। फिर हमको पता है क्या कि I1 इज इक्वल टू क्या है I3, I1 इज इक्वल हमको क्या पता है I1 इज इक्वल टू क्या है I3। ब्रिज की बैलेंस कंडीशन से हमको पता है I1 इज इक्वल टू ये देखो ये I1 इज इक्वल टू I3। तो हमने ये क्या है I1 इज इक्वल टू I3, यानी अगर यहाँ पे I1 है तो I3 भी क्या होगा यहीं पे ही होगा। अब अगर I3 यहाँ पे है तो I3 इंटू R3 ड्रॉप जो है वो भी क्या होगा रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, यानी I3 अगर मान लिया ये क्या है हम तो I3 अगर यहाँ पे है तो I3 इंटू R3 भी क्या होगा इसी पे होगा। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मैंने क्या रख दिया I3 इंटू R3, इसको करंट के सेम फेज में बना दिया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया I3 इंटू R3। अब हमको पता है I3 इंटू R3 है क्या
I3 इंटू R3 को हम क्या ले सकते हैं, कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, E3। यानी ये क्या हो गया, ये पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, ये I3 इंटू R3 जो हमने बनाया है, I3 इंटू R3 ये किसके इक्वल है, E3 के। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये ही क्या हो गया, E3 हो गया। क्यों, क्योंकि E3 इज इक्वल टू क्या है, I3 इंटू R3। ठीक है, अब हमको पता है कि E3 इज इक्वल टू क्या है, E3 इज इक्वल टू क्या है, E2। ये देखो E3 हमको पता है, E3 इज इक्वल टू क्या है, E3। ये ब्रिज बैलेंस की कंडीशन से हमको पता है E3 इज इक्वल टू E2। अब जब हमको पता है कि E3 हमने हमारा यहाँ पे है, तो E4 भी क्या है, क्योंकि E3 इज इक्वल टू E4 है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे होगा। E3 इज इक्वल टू E4, तो I3 R3 इज इक्वल टू I4 इंटू R4। ठीक है, अब हमको पता है, यहाँ से अगर हम माने फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, यहाँ से हम पूरा मान रहे हैं, अगर ये क्या है E3 या E4 और ये पता है E1 या E2, तो क्या हम E निकाल सकते हैं क्या, हाँ हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ये फॉर्मूला बता दिया, E की वैल्यू क्या होगी, E2 प्लस E4 या होगा E1 प्लस E3। तो ये देखो यहाँ पे हमको फेजर सम करना पड़ेगा, तो फेजर सम हम कैसे करते हैं, यहाँ पे E3 पे फेजर सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, E3 जो देखो यहाँ पे है, तो E3 के ऊपर क्या बनाएंगे हम, E1 के पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो ये एक पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, E1 या E2 के ऊपर E3 या E4 के पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन बना दी। दोनों लाइंस जहाँ मिलेगी वो क्या होगा, उसका फाइनल क्या हो जाएगा, E की वैल्यू। तो यहाँ से हमारी E की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरीके से हम इसके लिए फेजर डायग्राम बना सकते हैं। तो आज हमने सारा का सारा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में पढ़ा।